हे गाइस, वेलकम टू द संस्कारी गैंग यूट्यूब चैनल। मैं दुर्गेश कुमार संत आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं संस्कारी गैंग यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अपना यहां पर इंडियन पॉलिटी सीरीज़ का लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। जिन्होंने भी अभी तक लेक्चर 1 अभी तक नहीं देखा है वो सबसे पहले जाकर के लेक्चर 1 ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर हमने बताया है कि किस प्रकार हम आगे बढ़ने वाले हैं, कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिन पर हमें पढ़ाई करनी है, और वो वहाँ पर हमने बहुत ही बारीकी से उस पर चर्चा की है। तो वो लेक्चर जाकर आप ज़रूर देख लें, उससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज का टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपना लेक्चर, आज की क्लास शुरू करते हैं। जिन्होंने भी अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो लेक्चर 2 आज का हमारा टॉपिक क्या कहता है? आज का हमारा टॉपिक है संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, और इसका विकास कैसे हुआ है, इसके क्या क्या प्रावधान थे, किस तरह से संविधान का निर्माण किया गया है, तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण किस प्रकार किया गया है? अगर एक डेफिनेशंस के तौर पर आपको बताना है या उसके बारे में लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई, और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे संविधान को पारित किया। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा समझेंगे कि सबसे पहले जब हमारा 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो उसको आगे चलाने के लिए हमें एक संविधान की ज़रूरत थी। तो उस संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है, और उसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ किया था। तो यानी कि जो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1947 को हुई थी। क्लियर है? तो भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी सदस्य जो थे वो 389 सदस्य थे, ठीक है। इसके बारे में मैं अभी आपको यहाँ पे आगे चर्चा करूँगा। तो 389 सदस्यों ने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और 26 नवंबर 1949 को संविधान को यहाँ पर संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। यानी कि 26 नवंबर 1949 को इसका संविधान का यहाँ पर एक अंतिम प्रारूप पेश किया गया था, ठीक है, कि इन्होंने ये मान लिया था कि अब ये फाइनल संविधान की कॉपी है और इसको अब भारत के ऊपर लागू किया जाएगा। तो जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि संविधान का जो विकास है वो किस प्रकार हुआ है, ठीक है, कि किस किस प्रकार से उसकी मांग थी, क्या उसके प्रावधान थे, तो वो हम देखने वाले हैं। तो संविधान सभा की मांग, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि एम एन रॉय, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय ने भारत में संविधान सभा के लिए सर्वप्रथम सुझाव दिया। तो सबसे पहले जो मांग की गई थी, जिन्होंने सुझाव दिया गया था जिनके द्वारा, वो एम एन रॉय थे, ठीक है, 1934 में। फिर इसके बाद 1935 में जब इन्होंने एम एन रॉय ने सुझाव दिया, कब? 1934 में। तो उसके बाद 1935 में एक साल बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। जब एम एन रॉय ने यह प्रस्ताव रखा तो इन्होंने सिर्फ ये सुझाव दिया था कि भारत को चलाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, ठीक है, एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए जो संविधान का निर्माण कर सके। तो जब इन्होंने ये सुझाव दिया तो इस सुझाव को देखते हुए
बिल्कुल आधिकारिक रूप से फिर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की गठन की। ठीक है। फिर 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये घोषणा की कि स्वतंत्र भारत, यानी कि हमारा भारत अब यहाँ पर आजाद हो चुका था, तो स्वतंत्र भारत, ये भारत जो एक स्वतंत्र भारत जो होगा, यानी कि 1947 को जो हमारा भारत आजाद हुआ था, तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला था कि आजाद होने के बाद जो हमारा स्वतंत्र भारत है, तो स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण जो किया जाएगा, वो एक उसका जो निर्माण किया जाएगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा और उस पर कोई भारी हस्तक्षेप नहीं होगा। जी, जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार भारत के ऊपर हुकूमत की गई थी, और जैसे कि जिस प्रकार आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किस प्रकार हमारे भारत देश के ऊपर शासन चला था, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन्होंने पहले ही पूर्वानुमान लगाकर ये चले थे कि जब हमारा 1947 को भारत आज़ाद होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, एक स्वतंत्र भारत कहलाएगा। तो स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण एक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई भारी हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई भारी मतलब कोई बाहर के लोग इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। ठीक है। तो जब इन्होंने 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषणा की, तो इनका ये जो प्रस्ताव था ये 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है। जब इन्होंने यहाँ पर ये बताया था कि यहाँ पर कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, इसमें सिर्फ जो भारत के लोग हैं वही एक वयस्क मताधिकार के आधार पर जो संविधान सभा, जो चुनी गई संविधान सभा होगी उसके द्वारा ही संविधान का निर्माण किया जाएगा और इसमें कोई भारी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो नेहरू की इस मांग को अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है और अगस्त प्रस्ताव के नाम से नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। फिर इसके बाद जब ये नेहरू का ये प्रस्ताव हमारे ब्रिटिश सरकार द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया, तो फिर 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री, ठीक है, कौन, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। तो 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य, ठीक है, एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप के साथ भारत आए। यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर क्या था कि जो हमारा संविधान सभा जो संविधान का निर्माण कर रही थी, तो सारी इनकी जिस जिस तरह से इनकी मांगे थी वो पूरी हो गई थी, तो इन्होंने ये सोचा कि ठीक है, अब हम अपना जो ब्रिटिश लोग थे वो अपना संविधान का एक प्रारूप लेकर के भारत आए थे। ठीक है। तो जिस प्रकार वहां पर उन्होंने ये बताया कि आप इस प्रारूप के अंदर, इस प्रारूप को देखते हुए अपने भारत के संविधान का निर्माण आप कर सकते हो। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है। 1946 में क्या गया था कि संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में, नवंबर 1946 में। ठीक है। जो कैबिनेट मिशन द्वारा जो सुझाव दिए गए थे उनको यहाँ पर उसके तहत 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि संविधान सभा का गठन जो किया गया था, अब हम उसको देखेंगे बारीकी से कि क्या था, किस प्रकार हुआ था। ठीक है, वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या जो थी वो 389 थी। ठीक है। अभी आपने देखा था पीछे की संविधान सभा की जो 389
379 सदस्य जो थे, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने संविधान सभा में द्वारा उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उनके द्वारा निभाई गई है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासत को आवंटित की जानी थी। ठीक है, मतलब कि 379 इनकी जो सदस्य संख्या होनी थी, उसमें से 296 सीटें तो इनकी किसको दी जानी थी, ब्रिटिश भारत को, और 93 सीटें किसको दी जानी थी, देसी रियासत को। ठीक है, उनको आवंटित की जानी थी। फिर दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे कि प्रांत यानी राज्य, प्रांत व देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटित की जानी थी। ठीक है, तो प्रांत और देसी रियासतों में उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटों को आवंटित किया जाना था, यानी कि प्रत्येक 10 लाख लोगों पर कितना, प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। ठीक है, फिर ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों का निर्धारण 3 समुदाय के बीच करना था। जो ब्रिटिश प्रांत द्वारा जो सीटों का आवंटित करना था, उनका निर्धारण 3 समुदाय के बीच करना था। जो वो 3 समुदाय थे, वो मुस्लिम थी, एक समुदाय हमारा मुस्लिम था, एक सिख था और एक सामान्य था। यानी कि मुस्लिम और सिख को छोड़कर जो बचे कुचे थे, वो हमारे किस में थे, सामान्य में। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जो एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से किया जाना था। यानी कि यहाँ पर क्या है, हम थोड़ा समझेंगे कि जो उसका जो चुनाव है, जो समुदाय है हमारे, जैसे मुस्लिम है, सिख है और जो बच्चे कुछ जो हमारे इसमें नहीं थे, वो सामान्य में डाल दिए गए थे, तो उनका जो चुनाव किया जाना था, उनके प्रतिनिधित्व, जैसे अब मान लेते हैं कोई, आपने कोई देखी होगी कि लोकल जनजाति समूह होते हैं, उनमें एक मुखिया होता है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ देखेंगे कि प्रत्येक समुदाय का जो चुनाव था, वो उनके प्रांतीय असेंबलियों में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा ही किया जाना था। ठीक है, और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से किया जाना था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद देसी रियासतों का चुनाव कैसा हुआ। देसी रियासतों का चुनाव इस प्रकार हुआ कि जो हमारी देसी रियासतों का चुनाव है, वो उनके प्रतिनिधित्व का चयन उनके प्रमुख द्वारा किया जाना था। तो देसी रियासत हमारी जो थी, उनका जो प्रतिनिधित्व है, ठीक है, वो उनके प्रमुख द्वारा किया जाना था, जो उनका मुखिया था, उसके द्वारा यहाँ पर उसका चुनाव किया जाना था। तो संविधान सभा का जो चुनाव था, वो हमारा जुलाई से अगस्त के महीने में 1946 में हुआ है। आगे देखते हैं। संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या थी। तो अभी मैंने बताया था आपको, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसमें मुस्लिम लोगों ने इस बैठक का बहिष्कार किया था और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि जो संविधान सभा है, उसका इन्होंने एक बहिष्कार किया था कि हमको आपके भारत में नहीं रहना है, हम एक अपनी अलग कम्युनिटी बनाकर, अपना एक अलग देश बनाकर रहना चाहते हैं, और हम अपना एक खुद का संविधान बनाएंगे, और हम आपका संविधान स्वीकार नहीं करते हैं। तो इन्होंने इस पर बल दिया था कि हम अलग पाकिस्तान बनाकर रहेंगे। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि इस सभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। यहाँ पर ना आपको पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ना है कि संविधान सभा के जो हमारे सबसे वरिष्ठ अस्थायी अध्यक्ष जिसको चुना गया, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
हमारा भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। तो ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव, यहाँ पर हम देखेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, इसी को हम प्रस्तावना भी बोलते हैं, इसी को हम प्रस्तावना कहते हैं। और जब हम ये प्रस्तावना पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम इसको बारीकी से देखेंगे क्या क्या इसके अंदर कौन से महत्वपूर्ण शब्द बोले गए हैं और उन शब्दों का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1997 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। तो ये आप उद्देश्य प्रस्ताव अच्छे से समझ गए होंगे कि इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। 13 दिसंबर, इसकी डेट याद रखनी है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस प्रस्ताव को रखा था और इसको 22 जनवरी 1997 को सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे कि ये आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो मैंने लिख दी है कि मई 1949 में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। ठीक है, और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। और संविधान का निर्माण, ये यहाँ पर भी वन लाइनर क्वेश्चंस में आपसे पूछ सकता है कि संविधान का जो निर्माण हुआ है वो कितने दिन में हुआ है। तो 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान का निर्माण हुआ है। कुल 11 बैठकें इसमें हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे संविधान का जो निर्माण है वो 2 साल 11 माह 18 दिनों में हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ है और कुल इसकी 11 बैठकें हुई हैं। और संविधान के निर्माण में कितना खर्च आया? 64 लाख रुपए का खर्च आया। संविधान के निर्माण में, संविधान को बनाने में हमारा जो खर्च आया है वो कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया है। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये भी याद रखना है। और आपको राष्ट्रीय ध्वज भी याद रखना है, राष्ट्रगान भी याद रखना है और मोस्टली आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और ये आप 2 साल 11 माह 18 दिन या वन लाइनर के रूप में याद करके रखेंगे। संविधान सभा की समितियां, तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे जितनी भी इसमें समितियां हैं उसको बहुत ही अच्छे से पढ़कर याद रखेंगे। और यहाँ पे किसी भी एग्जाम में ना यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि इस समिति के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, या ये समिति जो है, या आपसे मैचिंग का क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन सी हमारे संविधान सभा की समितियां थी। तो आपको समितियां और उनके अध्यक्ष यहाँ पर पता होना चाहिए। ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि संविधान सभा की जो समितियां थी वो कितनी समितियां थी। ठीक है, तो बेसिक तौर पे हमें ये याद रखना है, संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया था, जिसमें से 8 बड़ी समितियां थी। बस आपको इतना ही याद रखना है कि क्या थी। संविधान सभा को या संविधान के निर्माण से संबंधित, यानी कि संविधान के निर्माण के लिए, उसके विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया था, जिसमें जो सबसे बड़ी समितियां थी वो सिर्फ 8 समितियां थी, बाकी सब अन्य छोटी समितियां थी। ठीक है, तो इनके अध्यक्ष के नाम इस प्रकार हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ बड़ी समितियां देखेंगे, छोटी समितियां आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही वो किसी एग्जाम में उनके बारे में पूछा जाता है।
तो बड़ी समिति हमारी कौन थी? सबसे पहले हम देखेंगे संघ समिति, यानी कि संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद देखेंगे हम संघीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे राज्यों के लिए समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये आप इस तरह से यहाँ पे कॉम्बिनेशन करके पूरा एक पढ़ सकते हैं। आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे संघ, यहाँ संघीय एक ही बात है, और यहाँ राज्यों के लिए समिति, तो इसके अध्यक्ष हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ही होंगे। फिर उसके हम देखेंगे, उसके बाद हम प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। तो आपको इतना बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट समिति। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था लेक्चर 1 में कि संविधान सभा को बनाने के लिए उस समिति का, जो संविधान सभा द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया था, उस समिति का जो नाम था वो प्रारूप समिति था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और यहाँ से पूछा जा सकता है कि यहाँ पर इसमें कितने सदस्य थे? तो वो 7 सदस्य थे। इस समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट, अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कार क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। उसके बाद हम देखेंगे प्रक्रिया संचालन समिति। तो प्रक्रिया संचालन समिति के अध्यक्ष हमारे कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि संचालन समिति के हमारे अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप इस तरह से यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन के साथ देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कॉम्बिनेशन। तो 2 समितियां आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 2 समितियां हो गई। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सिर्फ आपके प्रारूप समिति में ही हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, आपको सबसे पहले तो एक समितियां और उनके अध्यक्ष याद रखने, और यहाँ पे प्रारूप समिति, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसी ने संविधान का निर्माण किया था, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण समिति जिसका गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ। ठीक है, इसका क्या कार्य था? इसका कार्य यह था कि नए संविधान का प्रारूप, यानी कि उसका स्ट्रक्चर तैयार करने की जिम्मेदारी किसको मिली? प्रारूप समिति को। ठीक है, अभी आप यही तो पढ़ रहे हैं कि संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, तो संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा की घोषणा की गई, और उस संविधान सभा का क्या नाम था? उस समिति का क्या नाम था? प्रारूप समिति। ठीक है, तो संविधान के इस प्रारूप को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया था। तो इस समिति द्वारा जो इसका जो अंतिम प्रारूप पेश किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को पेश किया गया था, और इसी को सर्वसम्मति के साथ इसको पारित घोषित कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में क्या क्या था? एक तो प्रस्तावना थी। प्रस्तावना क्या थी? उद्देशिका प्रस्ताव, जो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रखा गया था संविधान में। ठीक है, और उसके बाद हमारे 395 अनुच्छेद थे, यानी कि आर्टिकल 395 आर्टिकल थे, और 8 हमारी अनुसूचियां थी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, जो जिसको संविधान सभा द्वारा पारित घोषित किया गया। तो उसके अंदर क्या क्या था? उसके अंदर सबसे पहले प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे, और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान लागू होने के बाद लागू किया गया था, ये पहले लागू नहीं थी। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया पूर्ण रूप से, उसके बाद प्रस्तावना को लागू किया गया था। उसके बाद देखेंगे संविधान का प्रवर्तन, की संविधान हमारे देश के ऊपर किस तरह से लागू हुआ है, और क्या उसकी वो संविधान किस तरह से हमारे प्रवर्तन में आया है। तो संविधान के कुछ प्रावधान तो हमारे 26 नवंबर 1949 को ही लागू
पर शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आए। यानी कि यहाँ पर क्या है कि हमारा जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसके कुछ प्रावधान ऐसे थे जो कि 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे, लेकिन कुछ शेष प्रावधान जो बचे हुए प्रावधान थे वो हमारे 26 जनवरी 1950 में जब संविधान को देश के ऊपर लागू किया गया था वो तब से लागू किए गए थे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि 26 जनवरी का दिन किस लिए चुना गया। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि 26 जनवरी का ही दिन, यानी कि 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया संविधान को लागू करने के लिए। 25 जनवरी को भी कर सकते थे, 24 जनवरी को भी कर सकते थे, तो 26 जनवरी का ही दिन क्यों लागू किया गया कि 26 जनवरी को ही हम अपना संविधान लागू करेंगे। ठीक है, तो 26 जनवरी को वो दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन दिसंबर 1930 में कांग्रेस यानी राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। यानी कि क्या आपको मोटे तौर पर क्या याद रखना है कि 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि दिसंबर 1929 में इनका एक संकल्प पारित किया गया था और उस दिन पूर्ण स्वराज दिवस बनाया गया था। इस वजह से इन्होंने 26 जनवरी का चुना कि हम 26 जनवरी को ही अपना संविधान लागू करने का दिन चुनेंगे। ठीक है, तो आपको बहुत ही बारीकी से मैंने इस चैप्टर को डिटेल के साथ आपके सामने पेश किया है और ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हुए इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है या आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। और हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं उनकी सहायता ज़रूर करें क्योंकि हिंदी माध्यम के लिए बहुत ही बारीकी के साथ में ये नोट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और इस कोशिश को आप भी सफल बनाएं। और साथ ही किसी भी तरह का डाउट है, कोई भी किसी भी तरह का आपको कन्फ्यूज़न है कि किस तरह से इंडियन पॉलिटी अभी भी समझ में नहीं आ रही है, वैसे मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही बारीकी से मैंने ये पढ़ाया है और बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कुछ डाउट होगा, लेकिन अगर फिर भी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको बता सकते हैं। मैं फिर से कोई एक सेपरेट वीडियो के साथ जब हम कंप्लीट एक मैराथन, पहले हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, फिर हम एक मैराथन लेकर के आएंगे। उस मैराथन में हम वो मैराथन 3 से 4 घंटे की मैराथन होगी और उस मैराथन में हम प्रयास करेंगे कि सभी टॉपिक्स आपका एक ही क्लास में सारे टॉपिक्स आपको बताने का प्रयास करें। लेकिन तब तक आपको भी इसमें इतनी मेहनत करनी होगी कि जो मैं अभी आपको ये क्लास में भी करा रहा हूँ वो यहाँ पर सब अपने नोट्स अच्छे से बनाएं, उसको पढ़ें। जब आप लिखेंगे तो आपकी खुद एक बेसिक समझ यहाँ पर अ, आपकी ग्रो होगी, आपको एक बेसिक समझ बनेगी और वो ना आपको जब आप लिखेंगे और उसको समझेंगे लिखते लिखते तो आपको भी एक कनेक्टिविटी होने लगेगी कि अच्छा ये सब्जेक्ट हमसे ये बोलना चाहता है। तो इसी तरह से आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।